तो ब्रिटिश से आगे हम लोग फ्रांसीसी देखेंगे, तो फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे, सबसे अंत में आई थी। और बात करें फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनी थी, इसकी नाम क्या थी, फ्रांसीसी कंपनी का नाम बताइए। कंपनी देश नाम, इंडस ओरिएंटल। बिल्कुल, कंपनी डेस, ठीक है, इंडेस ओरिएंटेलस, ठीक है। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। किसके समय काल में बनी थी, किसके समय काल में बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बताएंगे। लुई लुई फोर्टीन के समय में, ठीक है। लुई फोर्टीन का एक स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट था, बड़ा प्रचलित स्टेटमेंट था, नहीं पता आप लोग को। मेरे मैं सभी ही कानूनी राज्य कानून हूँ, है। ठीक है, हाँ, मैं ही बिल्कुल, मैं राज्य ही हूँ, सभी राज्य हूँ, कानून मेरे है कथन ही कानून है, ठीक है। कानून और है, उसी हाँ। का लुई फोर्टीन का एक मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम था कोलबर्ट, क्या नाम था मंत्री का, कोलबर्ट। कोलबर्ट नाम था मंत्री का, ठीक है। ध्यान रखे, इसी के सहयोग से बनी थी। और ये कंपनी जो थी पुण्यतः सरकारी कंपनी थी, ठीक है। और यही इसके बड़ा सबसे बड़ा इसके लिए राजा लुई काम भी था। फ्रांस के ही थे ना सर? हाँ, लुई 14वां फ्रांस के था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हाँ। लुई 16वां के समय में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तब आगे भारत आगमन कब हुआ, तब भारत आगमन फ्रांसीसी कंपनी का 1668 में होगा। कब होगा भारत आगमन, कब होगा, 1668 में होगा। कब होगा, 1668 में फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन होगा, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब होगा, 1668 में होगा, ठीक है। बात के प्रथम फैक्ट्री की स्थापित की बात करें, कहाँ पे प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया, क्या बताएंगे, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए, सूरत में स्थापित किया। कब स्थापित किया गया प्रथम कंपनी, तो 1668 में प्रथम कंपनी को स्थापित सूरत में किया गया, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था सूरत, उसका नाम था फ्रैंको कैरो, क्या नाम था, फ्रैंको कैरो, ठीक है। इनको दूसरा कैरो। फैक्ट्री कहाँ पे लगाया, तो दूसरा फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाया। कब लगाया, 1669। 1669 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रथम फैक्ट्री याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरत में 1668 में। दूसरा फैक्ट्री एक वर्ष के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया, ठीक है। फ्रैंकोस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना करी, वीबीआई क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी लोग। पांडिचेरी की स्थापना किसने की, फ्रैंकोइस मार्टिन ने की। जब बांडीवास की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी सभी जगह से सिमट जाएंगे, लेकिन पांडिचेरी में 1954 तक रहते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट करा, पुर्तगाल, फ्रेंच, डच, फ्रांस, ठीक है, क्या है ये, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, फ्रांस, सर क्या लिख दिया। 1690 में बात करेंगे, चंदननगर बंगाल में इसकी एक सीक्वेंस फैक्ट्री लिखा है। स्थापित होती है। अच्छा, सीक्वेंस है, ये हाँ, फ्रांस दो पुर्तगाल है, फिर आइटम है। फ्रांस है, फिर डच है, फिर फ्रांस। नहीं नहीं, दूसरा चीज लगता है मिसिंग है कुछ। अरे ये नहीं अब है, यहाँ पे गलत है, देखेंगे, मिसिंग है। गलत लिखा गया, ठीक है। पतन की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो 1744 तक, 1742 तक व्यापार मात्र तक ही सीमित रही थी। 1742 में देखेंगे, मतलब 1742 तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में किसी भी तरह की इनकी भूमिका नहीं थी। लेकिन इसका एक गवर्नर बनकर आता है, जो कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी थी, और उसकी नीति भी थी विस्तारवादी। तो गवर्नर का नाम क्या है, डुप्ले। डुप्ले के समय में फ्रांसीसी शक्ति क्या करेगी, साम्राज्य विस्तार करेगी, ठीक है। और मुख्य रूप से देखेंगे तो भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करेगी। एक प्रकार का सहायक संधि व्यवस्था बाद में जो, तो इसे सहायक संधि तो बहुत आगे चल के मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा सहायक संधि इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश ने बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। गवर्नर का नाम बताइए, बेलेजली। वेलेजली, हाँ। ठीक है। लेकिन सहायक संधि की नींव जो थी डुप्ले के द्वारा बहुत पहले डाल दी चुकी थी, ठीक है। तीसरा नंबर पे इन्होंने क्या किया, तो व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी, अंग्रेजों से संघर्ष हुए, कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक वार हुए, कितने प्रकार के कर्नाटक युद्ध आपको देखने को तीन तीन मिलते हैं, तीन हुआ, तो तीन तीन हुआ प्रकार था। के कर्नाटक युद्ध आपको देखने को मिलते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक युद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा इसको ध्यान रखें। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय काल बताइए, कब से कब तक रहेगा 42 से प्रथम कर्नाटक 48, युद्ध, 1746 से सत्रह सौ 48। बिल्कुल छियालीस या सत्रह सौ 1746 से अड़तालीस लेकर 1748 तक, बहुत सुंदर, ठीक है। इसका कारण क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बताइए, क्या कारण था, तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के के उत्तराधिकारी का युद्ध का उत्तराधिकारी के लिए रीजन युद्ध हुआ बनाएगा, था। ठीक है। चलिए, कौन सी संधि होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो क्या होती है, एक सलाह स्थापित सैफिल संधि। अक्सला सैफल की संधि होती, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और बात के डुप्ले बनाम मोर्स की लड़ाई थी, और डियार की लड़ाई होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, सेंट टोम की लड़ाई होती है, पूछा जाता है, सेंट टोमे की लड़ाई 1746 में होती है, ठीक है। बात करें इसमें, मतलब कैप्टन पैराडाइज जो थे फ्रांस से थे, अनवरुद्दीन की बात करें, कर्नाटक बनाम होता है, ठीक है। तो ये अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था, अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब तक रहेगा, क्या बताएंगे, 49 से 54।
बिल्कुल, चलो 49 54। से लेके 54 तक रहेगा। हैदराबाद के कर्नाटक के विवादपस उत्तराधिकारी के मुद्दे पर यह लड़ाई होती है। इसमें कौन सी संधि होती है, क्या बताएंगे? पहला वाला में अचला पांडिचेरी। सफल की संधि, पांडिचेरी। दूसरा वाला में पांडिचेरी की पांडिचेरी। संधि होगी, ठीक है। पांडिचेरी। और यहाँ पे देखिए कुछ लड़ाइयाँ जो है जो कि आपको ध्यान में रखेंगे। पहली लड़ाई की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, सैन टोमी की लड़ाई कब हुई थी? 1746 में। दूसरा लड़ाई अंबार की लड़ाई, अंबार की लड़ाई इंपोर्टेंट रहेगा जो कि 49 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होता है, 1749 में होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या क्या, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, उसके जगह पे गवर्नर बनाकर किसे बनाया जाता है? गोडेहू को। गोडेहू के गोडे गवर्नर बनाकर भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हैदराबाद के जो नासिर जंग को सपोर्ट अंग्रेज कर रहा था, कर्नाटक से अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा, अंग्रेज कर रहा है। दोनों को दोनों ध्यान में रखेंगे। नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में? अंग्रेज कर रहा था। और फ्रांस जो सपोर्ट कर रहा, मुजफ्फर जंग को कर रहा था, चंदा साहब को, नाम याद रखिएगा, ठीक है। मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद के नवाब बनना चाहते थे, कर्नाटक चंदा साहब को सपोर्ट कौन कर रहा, फ्रांस कर रहा था। और उधर से दो व्यक्ति को सपोर्ट कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश कर रहा था, जो कि नासिर जंग अनवरुद्दीन था, ठीक है। अब इसी समय तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से लेकर 63 तक होता है। कहीं के पे 1756 से 63 दिया रहेगा, लेकिन ये 56 से 63 यूरोप में चलती है सप्तवर्षीय युद्ध, लेकिन भारत में 2 वर्षों के बाद प्रारंभ होती है 58 से 63 तक। सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार 56 से 63 होगा। कौन सी संधि होती है? पेरिस की पेरिस की संधि। संधि होती है, पेरिस ठीक की है, ध्यान में रखेंगे। और इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर की बात करें, लाली जो रहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस समय बड़ी गलती होती है बांडीवस के युद्ध में, ठीक है। लाली जो होता है बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। इसमें ब्रिटिश को नेतृत्व कर रहा था बांडीवस की लड़ाई में, तो क्या बताएंगे? तो सर आयरकूट कौन कर रहे थे? सर आयरकूट जो थे नेतृत्व कर रहे थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाली जो थे फ्रेंच के थे, और यहाँ पे सर आयरकूट जो थे ब्रिटिश थे, ठीक है। तो ये तीनों के सर, तीनों कर्नाटक, हाँ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक का दोनों का संयुक्त सेना लड़ा था। सारे के सारे लड़ाई में लड़ेंगे हैदराबाद कर्नाटक ही लड़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा, उसमें सपोर्ट जो करेगा सिर्फ ब्रिटिश करेगा, और कर्नाटक उस ब्रिटिश करेगा और फ्रेंच करेगा। लड़ाई इन लोगों के बीच में होगी, इन लोग लड़ेंगे। और यहाँ पे पीछे से जाके सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश एक को सपोर्ट करेगा, एक को फ्रेंच करेगा, ठीक है। अनवरुद्दीन मारा जाता है दूसरा वाला में, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कर्नाटक जो इंग्लिश में है, जिनको हिंदी इंग्लिश वाले दिक्कत है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन, देखते क्या था, फ्रांस की असफलता के कारण क्या था। तो बहुत सारा असफलता के कारण था, जैसे फ्रांसीसियों का यूरोप के राजनीतिक में उलझना। इन लोग का प्रॉब्लम यूरोप में होता था, ये लड़ने लगते थे भारत में, ठीक है। भारत में नहीं, जहां जहां पे उपनिवेश था फ्रांसीसियों के, सब जगह पे ये लड़ते थे। दूसरा क्या था, दूसरा रीजन की बात करें, कंपनियों के स्वरूप में असमानता। जहां तक बात करेंगे वेंच पार्टनरशिप के आधार पे चलती थी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश कंपनी चलती थी, सरकारी कंपनी थी ये। सरकारी कंपनी कितना लेट लतीफी होता है पता है ना? मांगेंगे 1 लाख रुपया, देगा 50,000 रुपया। मांगेंगे 1 लाख रुपया आज, वो देंगे 1 साल के बाद। तो बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें इसलिए भी आया क्योंकि सबसे बड़ा रीजन जो था, ये एक सरकारी कंपनी थी, इसलिए सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, ठीक है। जब निर्णय जब लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेगा तो किस तरीके से चीजें चलेगी? दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, ये भी इसकी बहुत बड़ी कमियां थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी थी, कमजोर नौसैनिक थी, ठीक है। अब ब्रिटिश नौसैनिक अच्छा था, और दूसरी बार मोरल विक्ट्री मिला था। मोरल मोरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी प्लासी जीता हुआ था, बक्सर जीता हुआ था, तो ब्रिटिश जो है जीत कर एकदम मतलब मोरल सपोर्ट है, एकदम मतलब पावर के साथ मतलब लड़े, जबकि फ्रांस के साथ ऐसा कोई रीजन नहीं था। तो अंग्रेजों का बंगाल विजय बहुत बड़ा इस युद्ध में मैटर करता है, ठीक है। अगर पूछ देगा फ्रांस मेंस में, अगर प्रश्न पूछेगा, ठीक है, भारत में फ्रांस के असफलता के कारण लिखे, तो ये सारे कारण को लिख के बस उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। राजनीतिक नेतृत्व बहुत भूमिका निभाता है, जैसे डुप्ले बहुत अच्छा राजनीतिक नेतृत्व था, लेकिन यहाँ पे यही हुआ, सरकारी कंपनियां थी और लोगों ने नई चीजें से समझा, वहां की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाकर गोदेहू जैसा गधा को भेज दिया, ठीक है। गोदेहू वाकई में गधा ही था, ठीक है, उसको भेज दिया था। राजनीतिक नेतृत्व ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, डुप्ले की भूमिका। उसके बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। अयोग्य उत्तराधिकारी वही डुप्ले के बाद गुदही हुआ या फिर लाली आया, तो इन लोग उत्तराधिकारी, इन लोग अच्छे नहीं थे, ठीक है। इस वजह से मतलब क्या हुआ, हार का सामना करा, ठीक है। आप देखेंगे यूरोपीय शक्तियों में परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशों के सफलता के कारण क्या था, ब्रिटिश क्यों सफलता था, तो सबसे पहले वह सफलता व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली बेहतर क्वालिटी की थी, ठीक है, कोई दो राय नहीं। नौसैनिक इनकी क्या थी, सर्वोच्च थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। सैन्य कुशलता एवं अनुशासन था, क्योंकि इसके पास सर आयरकूट जैसे थे, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी था, क्लाइव था, हेस्टिंग्स था। मतलब शुरू से जो इनको मिला ना, बेहतरीन मिलते गया, मतलब होता है ना, शुरू से ही मतलब इनकी जड़ें इतनी मजबूत थी, से खुद ब खुद मतलब बात करेंगे ना, बिल्डिंग अच्छा बनते गया।
ब्रिटिश की अस्थायी सरकार थी, सरकारें वहां पे नहीं बदलती थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का प्रसार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति का प्रसार कहाँ से होगा, ब्रिटेन से होगा। ईसाई धर्म के प्रचार में कम रुचि था, फ्रांसीसी जब आया तो उन्होंने, या फिर मतलब बात करेंगे पुर्तगीज जब आया तो उन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने, इन्होंने ईसाई धर्म को 1813 के आसपास लेकर आते हैं, और शुरू में इन्होंने व्यापार में मतलब ध्यान दिया, ऋण बाजार का उपयोग किया, उत्कृष्ट एवं आधुनिक हथियार थे, योग्य नेतृत्व था, आर्थिक सुदृढ़ता था, पैसे की कमी नहीं थी, सैन्य अनुशासित थी, और राष्ट्रवाद का भावना भी इनका एक रीजन निकल कर आता। ये सारे के सारे रीजन थे जिसे ब्रिटेन की असफलता के कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आप क्विक रिवीजन पे जल्दी हम लोग आते थे। आप बताइए फ्रांसीसी कंपनी कब बनी थी, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, फ्रांसीसी कंपनी कब बोली थी, सभी लोग बात करेंगे। 1668 68 में पहला सूरत में, फिर ठीक है। 69 भारत में में। कब आएगी, भारत में कब आएगी, 1668 में सूरत में। बिल्कुल 1668 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय काल बताइए। 46 1748। तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य होगा, ठीक है। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था, कर रहा था, अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। सेंट टोमे का युद्ध कब होता है, जैसे फ्रांसीसी विजयी होते हैं, सेंट टोमे का युद्ध इंपॉर्टेंट है ये। 50 में की समाप्ति होती है, क्या प्रथम बताएंगे, कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक बिल्कुल युद्ध पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है, ध्यान में रखें। एक्सला सफेल की संधि कब होगी, 48 में 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की मतलब समय बताइए, समय काल क्या था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, 49 से बिल्कुल 54 49 से 54 जो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंबुर का युद्ध कब हुआ, 1749 में। दादा साहब जो था कर्नाटक का नवाब बना दिया गया, ठीक है, जो कि किसके सपोर्ट से, अंबुर का युद्ध किसके सपोर्ट से, ठीक है, तो फ्रेंच के सपोर्ट से चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना, ठीक है। पांडिचेरी की संधि से कौन सा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था समाप्त हो जाता है, ठीक है। आप हमें ये बताइए पांडिचेरी की संधि कब होती है, क्या बताएंगे, 1754 में, ठीक है, ध्यान में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, क्या बताएंगे, 60 लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, संपूर्ण यूरोप में कब से कब तक चला, तो क्या बताएंगे, 56 से वेरी 63 गुड, बहुत सुंदर, 56 से 63, ठीक है। बांडीवास की लड़ाई कब हुई, क्या बताएंगे, 60 में 1760 चले बांडीवास की लड़ाई में 50 हो ब्रिटिश गया। नेतृत्व किसके हाथों में था, तो क्या बताएंगे, तब कौन सी कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है, तीसरा पेरिस की संधि कब हुई थी, 1763 में। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार की नीति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं करवा देता हूं क्योंकि ये दरोगा में नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले बार की घेरे की नीति था, दूसरा जो था सहायक नीति था, तीसरा जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, व्यापक सिद्धांत था। ये तीनों नीति के तहत ब्रिटिश ने भारत में क्या किया था, भारत में अपना एक्सपेंड किया, क्योंकि बहुत लोग इसमें दरोगा को होंगे, बहुत लोगों को बीपीएससी भी देना है, फिर अलग तरह के एग्जाम देना है, तो सब तरीके से जाते क्लास को लेकर चले, ठीक है। तो घेरे की नीति की बात करें, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का एक नीति था, दूसरा था सहायक नीति था जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते थे, और तीसरा को व्यापक का सिद्धांत कहते थे जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते। तीनों नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने मतलब क्या किया, अपना एक्सपेंड किया, ठीक है। सबसे पहले बंगाल की तरफ इनकी ध्यान गई, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब, फिर अवध, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तारीख है, कॉपी कलम निकाल के नोट डाउन कीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम शुरू से चलते हैं। 1750 ईस्वी के प्रमुख भारतीय राज्य के ऊपर इन लोगों का जिस तरीके से इन्होंने अपना अधिकार जमाया, तो सबसे पहले पलासी की लड़ाई कब होती है, जिसमें बंगाल विजयी के तहत मतलब बंगाल को अधिकार कर लेगा, बिल्कुल। तो दो लड़ाई बंगाल को लेकर होगा, दो लड़ाई जो होगा बंगाल को लेकर होगा, जिसने मतलब इसने बंगाल को एक अधिकार कर लिया, पहला पलासी, दूसरा बक्सर, ठीक है। तो बंगाल को 1757 से लेके 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद बंगाल जो था इनके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। चलिए तो पहला हो गया, आप चलते हैं दूसरा मैसूर, 1768 से लेकर 1799 चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें कौन मारा जाता है और मैसूर इनके एक अधिकार में आ जाता है,
1799 में सुल्तान। कौन मारा जाता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू चौथा। सुल्तान। चलिए बिल्कुल। अब मराठा के साथ मतलब बात करेंगे तो 1819 तक, ठीक है, मराठा इनके अधीन आ जा रहा है। 75 से लेके 19 तक, 75 से लेके 19 तक चलेगा। 82 में एक संधि होती है, सलाबाई की संधि, पता ही है। अब आगे चल के हम लोग देख भी लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि मैसूर में कुछ चीजें छूट गई जो कि मैं बताना भूल गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय काल बताइए, कब से कब तक चलेगा? 1768 बिल्कुल, 68-69। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समय काल बताइए। 1780 84 1780 से लेकर 84 तक। ठीक है, 1784 में क्विट इंडिया एक्ट भी आया था। 1782 में किसकी मृत्यु हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? हैदर अली का ना। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय काल जो था 90 से लेकर 92 तक 90 था, से 92 और अंतिम वाला जो था 1799 में हुआ था। तो 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट। कर्नाटक युद्ध 3, ठीक है, मैसूर युद्ध 4। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मराठा युद्ध फिर कितना? मराठा युद्ध 3। भूल जाते बहुत लोग, मैं बता दूं, मराठा के साथ 3 युद्ध हुआ। आंगल लगा हुआ है तो एंग्लो, ध्यान में रखें, मराठा का 3। ठीक है, मैसूर कितने? मैसूर मैसूर 4। ठीक है, कर्नाटक कितने? कर्नाटक 3। कर्नाटक 3। ठीक है, ध्यान में रखें, कर्नाटक कितने? 3। पंजाब के वाला कितना? पंजाब पंजाब 2 हुआ पंजाब को था। लेकर 2 हुआ था। ठीक है, नहीं, पंजाब 2 था, पंजाब 2 ही था। ठीक है, अंगल सिक्किम 2 ही था। ठीक है, तो याद रहेगा, मराठा 3, मैसूर 4, कर्नाटक 3, पंजाब 2। भूलेंगे तो नहीं? ठीक है ना, चले आगे। तो चलिए, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते मराठा के साथ इनकी लड़ाई होती है। तो प्रथम आंगल मराठा युद्ध 75 से लेकर 82 तक, सलाबाई की संधि होती है। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में होगा। बसिन की संधि टूटने की वजह से लड़ाई होती है। बसिन की संधि कब हुई थी? बसिन की संधि 1782 में? गलत है, 1802 में। ठीक है, कब हुआ था बसिन की संधि? 1802 में। ठीक है, बसिन की संधि कब हुई? 1802 में। ठीक है, तृतीय आंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 17 से लेके 19 तक चली थी। ठीक है, तारीख इंपोर्टेंट याद रखेगा। सिंध विजय, ठीक है, सिंध विजय कब हुआ था? सिंध विजय 1845 1843 में। गवर्नर बताइए। एलन बरो। क्या नाम था? एलन बरो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब आते हैं पंजाब आते हैं। ठीक है, पंजाब विजय की बात करेंगे तो पंजाब को 1845 से लेकर 1849 तक 2 लड़ाई लड़ी गई। 45 से 46 में बात करेंगे तो लड़ाई होती, प्रथम आंगल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंगल सिख युद्ध का समय काल 1848 से लेकर 1849। ठीक है, और उस समय यहाँ का शासक कौन था? रंजीत। ठीक है, क्या नाम था? अरे वो छोटा सा बालक 12-13 साल का बच्चा था जिसको ब्रिटेन भेज दिया, रंजीत सिंह नाम था। अंतिम शासक कौन था पंजाब का? दिलीप थे ना। राजा दलीप सिंह, बिल्कुल, राजा दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, भारत में ब्रिटिश ने मतलब किस तरीके से बंगाल में अपना उपनिवेश किया, स्थापित किया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, 17वीं शताब्दी के भारत की बात करेंगे। मुगलों के अधीन मजबूत और एकीकृत शासन था, लेकिन उसी के बाद ब्रिटिश आते हैं तो 18वीं शताब्दी में मतलब क्या होता है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ स्मॉल स्टेट। ठीक है, मुगल एम्पायर का पतन हो जाएगा। छोटे छोटे नए राज्यों का मतलब क्या होगा? विस्तार होगा। और छोटे छोटे नए राज्य कहाँ कहाँ पे बनेंगे? क्योंकि छोटे छोटे राज्य तभी बनेंगे जब घर में गार्जियन जब मजबूत नहीं होता तो लोग अलग होने की बात करने लगते हैं। ठीक है, केंद्रीय एवं शक्तिशाली सत्ता का अभाव होगा, छोटे छोटे राज्य बनेंगे। जैसे दक्षिण भारत में हैदराबाद में किनकिलिज खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक में भी बनेगा। ठीक है, उधर हैदर अली का विकास मैसूर में हो जाएगा। मराठा अपने चरम पे रहेंगे, पंजाब का भी विकास होगा। ठीक है, राजपूताना छोटे छोटे राज्य में बैठेंगे, रुहेलखंड, अवध। ठीक है, इस सारे के सारे मतलब राज्य छोटे छोटे राज्य बनेंगे नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में छोटे छोटे राज्य बनेंगे, क्योंकि मुगल शक्ति मतलब क्या थी? कमजोर हो चुकी थी। कुछ राज्य जो थे मुगलों का विद्रोह करके बनेंगे। जैसे किसी बात को, कौन सा राज्य मुगलों का विरोध करेगा? मराठा राज, पंजाब राज, रुहेलखंड। इस सारे के सारे राज्य जो थे मुगलों के विरोधी थे। कुछ राज्य जो थे मुगलों के जो अधिकारी जो थे, जिनको प्रांतपति बनाकर, गवर्नर बनाकर भेजा गया, वही आगे चल के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हैदराबाद में किनकलिज खान, जिनको आसफ जाह के नाम से जानते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खान हो गया, अवध में शहादत खान हो गया। इस सारे के सारे जो थे मुगलों के अधिकारी थे। इन्होंने नए नए राज्यों का मतलब अपने आप मतलब घोषणा कर दिया। ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बहुत सुंदर पीडीएफ आप लोग के लिए ढूंढ के निकाला, जहाँ पे एक एक चीज को मतलब बहुत ही डिटेल से बताया गया है। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। तो पंजाब की बात करेंगे तो महाराजा रंजीत सिंह ने एक पंजाब राज्य, मतलब पंजाब, सिख कभी भी एम्पायर नहीं था, सिख मतलब सेना वगैरह सब कुछ बना लिया, लेकिन सिख एम्पायर बनाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। शिवाजी और पेशवा साहब ने मिलकर मराठा राज्यों को बनाया। मैसूर में हैदर अली की विकास हो चुका था, ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक में सदातुल्ला खान, ध्यान में रखिएगा। साउथ में किनकिलिज खान की बात, निजाम उल मुल्क जिसको आसफ जा कहते थे, जिनको औरंगजेब के द्वारा उपाधि दी गई थी, ठीक है, किनकिलिज खान या फिर आसफ जा की, ठीक है। तो ये हैदराबाद में 1724 में एक नवीन राज्य की नींव डालते हैं। बंगाल में आपका मुर्शिद कुली खान भी एक नवीन राज्य का नींव डाल देंगे। अवध में शहादत खान जो कि मतलब मुगल अधिकारी थे, 1722 में नबील राज्य का नींव डालेंगे। जबकि रुहेलखंड की बात करेंगे, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। ये अफगान में जब देखेंगे ना, अफगान का जब आक्रमण जब हुआ था 1739 में, नहीं क्या नाम था उसका, गलत बता दिया, पानीपत का तृतीय 1761 में, क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली। तो अपने कुछ वंशज और सेनापति को छोड़कर चले जाते हैं, तो रुहेलखंड में छोटा सा एक स्टेट बना लेता है, उसमें बीर दाऊद अली मोहम्मद खान था, ठीक है, अफगानी थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना था। बंगाल में बात करेंगे तो सबसे पहले 3 राज्य शामिल था। बंगाल बहुत बड़ा था साहब, ठीक है, इसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। वर्तमान स्वरूप में बात करेंगे तो बंगाल में बंगाल था, अब बंगाल में बंगाल पूरा बांग्लादेश, समझ रहे हैं ना, पूरा बांग्लादेश और वर्तमान का बंगाल। बिहार में शामिल करेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड को इसमें शामिल कर लिया, उड़ीसा तो अलग है, ठीक है। इस सारे मिला के केवल बंगाल बनता था, ठीक है। अब बंगाल का इतना बड़ा बंगाल था ना, 4-5 ब्रिटेन उसमें समा जाए, इतना बड़ा मतलब बंगाल हुआ करता था, ठीक है। बंगाल का प्रशासन किस हिसाब से चलता था? तो बंगाल के प्रशासन चलाने के लिए मुगल प्रोविंसेस थे बंगाल, उसमें बादशाह औरंगजेब के समय बंगाल में 3 तरह से चलती थी, ठीक है। सूबेदार हुआ करता था, दीवान हुआ करता था। सूबेदार क्यों होता था भाई? तो सूबेदार जो होता था सैनिक मामले के लिए, मतलब या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए होता। दीवान जो था क्या करता था? मुख्यतः किन तरह के कामों को देखता था? दीवान जो था मतलब आर्थिक मामलों को देखता था। तो औरंगजेब बड़ा चालाक था, वो सोचता था से मतलब दीवान कमजोर ना हो, सूबेदार भी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, इसलिए दोनों अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ताकि कभी भी दोनों मिलकर मतलब विद्रोह न करे, मतलब ये भी इस पे चढ़ा रहा है, ये भी इस पे चढ़ा रहा है, तो दोनों को दोनों बराबरी मतलब अधिकारी को मतलब नियुक्त किया गया। तो अजीम उस शान जो कि औरंगजेब के पोते थे, इसको मतलब बगान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त किया गया था। दोनों समकालीन थे, लेकिन मतलब क्या था, मुर्शिद कुली खान बाद में टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त किया, किसे किया? तो मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। और उसी के बाद मुर्शिद कुली खान ने जब टेक ओवर किया, तो बंगाल में वंशागुण शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी बीपीएससी के मेंस के प्रश्न, बीपीएससी पीटी में पूछ देगा, बंगाल में हुए शासकों को, ठीक है, उसको मतलब आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में दर्शाए। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का कोई बेटा नहीं था, ठीक है, इसलिए उसका दामाद शासक बनता है। दामाद का नाम? अलवर्दी खान। अलीवर्दी। दामाद का बेटा मतलब मुर्शिद कुली खान का पोता का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बनता है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम के बाद कहानी समाप्त हो जाता है। उसके बाद शासक कोई नाम का नहीं, नजमुद्दौला। उसके बाद मुबारक दौला जो था 75 तक रहता है, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, ठीक है, ये अलवर्दी खान का, सॉरी, ये सिराजुद्दौला नाती था, तो पोता नाती कह सकते हैं, ठीक है। मुर्शिद कुली खान का ये दामाद था, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद मीर जाफर, मीर कासिम। और इसने, अलवर्दी खान ने ब्रिटिश की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। बिल्कुल, मधुमक्खियों से की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मधुमक्खियों से, ठीक है। ब्रिटिश की तुलना किसने की थी? अलवर्दी खान ने की थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बंगाल का महत्व किस रीजन से था? क्यों बंगाल इंपॉर्टेंट था? तो उपजाऊ था, काफी फर्टाइल मैदान था, नौ परिवहन था, नेविगेशन था। नेविगेशन क्या था? हुगली नदी थी, बे ऑफ बंगाल था, दोनों चीज था। क्षेत्रीय शक्ति को चुनौती नहीं, कोई वहां पे चैलेंजिंग पावर नहीं था। समुद्र व्यापार जो था, सी ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट था बंगाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मुर्शिद कुली खान के ऊपर आते हैं बंगाल में। तो मुर्शिद कुली खान को किसके द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया था? औरंगजेब तो के। फर्रुखसियर के द्वारा, ठीक है, फर्रुखसियर के द्वारा स्वतंत्र रूप से अंतिम सूबेदार से नियुक्त किया गया था। कौन कौन सा रिफॉर्म? काफी अच्छे शासक माने जाए। रिफॉर्म क्या क्या किया? तो इन्होंने एक तकाबी लोन लेकर आया, जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तकाबी लोन। तकाबी लोन क्या होता था? जैसे आप खेती करने जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मतलब सरकार पहले आपको पैसा दे देगी, ठीक है, एक तरह से क्रेडिट आपको दे देगी, ताकि खेती से संबंधित सारी चीजों को आप लोग खरीद कर सके। और जब आपको खेती से जब लाभ जब आता है, तो फिर से आप पैसा को धीरे धीरे मतलब क्या करें, लौटा दे, ठीक है। जमींदार राजस्व मतलब लेकर आए। राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था? तो आपको ध्यान में रखना है किसने बनाया था, तो मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। ठीक है। फर्रुखसियर ने शाही फरमान घोषित किया, कब किया था फर्रुखसियर ने शाही फरमान घोषित? 1717 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक गोल्डन फरमान और भी आया था, सुनहरा फरमान 1632 में, गोलकुंडा। ठीक है, ध्यान में, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे शाही फरमान घोषित किया, रॉयल डिक्री कहते हैं। बंगाल नवाब हेतु शिद्दत पर विरोध नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हेडक मतलब बंगाल में मतलब पूरी तरीके से इनको दस्तखत दे दिया जाता है, दस्तखत का अधिकार दे जाता 1717 में। ठीक है, अब आता अलवर्दी खान की बात करेंगे। तो अलवर्दी खान की बात करेंगे, समय काल 1740 से लेकर 56 तक रहेगा। ठीक है, तो अलवर्दी खान शासक कैसे बनता है? युद्ध होती है, बहुत ही फेमस युद्ध होता है, याद रखेंगे, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कब होता है? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। गिरिया का युद्ध कब होगा? 1740 में। किसके किसके विरुद्ध होगा गिरिया का युद्ध? क्या बताएंगे? बंगाल पे अधिकार को लेकर होता है। किसके किसके विरुद्ध होगा गिरिया का युद्ध? तो सरफराज खान, अलवर्दी खान। ठीक है, विजयी कौन होगा? विजयी कौन होगा गिरिया के युद्ध में? अलवर्दी खान। बिल्कुल, अलवर्दी खान जो होगा आपका विजयी होगा। और इसी के साथ बंगाल का नवाब किसे बना दिए जाएंगे? तो अलवर्दी खान को बना दिया जाएगा। ठीक है, जब अलवर्दी खान जब बंगाल का नवाब बनेगा तो मुगलों को राजस्व देना बंद कर देगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है क्षेत्रीय शासक जब मजबूत होगा तो केंद्र के खिलाफ क्या करेगा? विद्रोह करेगा, तो राजस्व देना बंद। और साथ में अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। ठीक है, अब आते हैं सिराजुद्दौला साहब। अलवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, बेटियां थी, 3 बेटी थी शायद। उसी में से एक जो 19 साल का एक बच्चा था, काफी जोशीला नौजवान युवक जो था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसके बारे में बहुत लोग अच्छे लिखते हैं, बहुत लोग गलत लिखते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं ये बहुत ही स्टोइक था। स्टोइक क्या बोलते हैं? स्टोइक नहीं, क्या बोला जाता है उसको? जो दूसरे के दुख में जो सैडिस्ट, क्या बोलते हैं उसको? सैडिस्ट। दूसरे के दुख में जो खुश हो उसको सैडिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सैडिस्ट व्यक्ति था, जो कि मतलब लोगों को कभी कभी ऐसा ऐसा आदेश दे दिया था जो कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कभी कभी बोल देता था तो लोगों को ना क्या हुगली नदी में जाके डुबो दो। ठीक है, डूबते हुए लोगों को देखने में इसको अच्छा लगता था। दरबार में अपने से अधिक उम्र के लोगों का मजाक बनाया करता था। इस तरह की बातें इसके लिए लिखी जाती है, लेकिन सच्चाई क्या नहीं है, क्योंकि सारे सारे बातें कौन लिखता है? ब्रिटिश हिस्ट्रियन ही लिखते हैं। और ब्रिटिश हिस्ट्रियन इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा अंडर सीटिंग, ठीक है, मतलब सीटिंग किसी राजा की या फिर क्या बोलते हैं बादशाह की हत्या की गई थी भारत में, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी लिखा गया था। ठीक है, कि कहीं से भी चीज जस्टिफाई नहीं कर रही थी, अपने हित के लिए किसी एक मतलब भारतीय शासक की मतलब हत्या करवा देना। इसके समय घटना होती है, ब्लैक होल की घटना होती है। 2 चीजें होती है, एक प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिराज और मतलब सिराजुद्दौला जो थे, हम सिराज बोलेंगे, सिराज और मतलब ब्रिटिश जो थे आमने सामने क्यों आ गए? क्या रीजन था आमने सामने आ गए? ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन ये था मतलब दस्तखत का दुरुपयोग। दस्तखत का दुरुपयोग करोगे तो जाहिर सी बात है सिराजुद्दौला का जो मतलब बात करेंगे, उसका जो इनकम जो था वो धीरे धीरे मतलब क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? इनकम मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे मतलब क्या हो गया? कम हो गया। एक रीजन था। और दूसरा रीजन जो था, ब्रिटिश जो क्या कर रहे थे, तो वो साहब जो कर रहे थे वो कोलकाता की किलेबंदी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोलकाता की किलेबंदी कर रहे थे। इस वजह से भी मतलब सिराज ने विरोध मतलब किया। ठीक है, जब इसके लिए विरोध किया, फिर भी अंग्रेजों ने किलाबंदी करने से जब मना कर दिया, तो सिराज जो था कोलकाता पे मतलब आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करके, ठीक है, आक्रमण करके कुछ ब्रिटिश अधिकारी को बंदी बना लेता है। अब ब्लैक होल की घटना होती, जो घटना 1757 की घटना होती है। ठीक है, कब की घटना? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757 की। ठीक है, 20 जून 1756 की, 57 नहीं, 20 जून 1756 का। जून में कितनी गर्मी होती है बंगाल में? तो काल वैसाखी, ग्रस्ता चलीसा, चिकता साफा, ये सब आपको देखने को मिलता है। बड़ी भयंकर गर्मी होती है। ठीक है, कुछ व्यक्ति को क्या किया जाता है, जिसमें से 146 व्यक्ति को क्या किया जाता है? ठीक है, एक छोटे से मतलब क्या बोलते हैं, कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई काफी कम होती है। 146 लोग को बंद किया जाता है, जिसमें से 23 लोग ही वापस आए। ठीक है, जिसमें से एक व्यक्ति जो था जॉर्ज हॉरवेल जो था वो वापस आता है। ये ब्रिटिश सरकार में डॉक्टर हुआ करता था, बाद में सेना में शामिल हो जाता है, लेकिन ये एक डॉक्टर था पीछे से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग अंग्रेज लोग जो थे भाग जाते घबराकर। अब फुल्टा द्वीप में मतलब क्या करते हैं? शरण लेते। कौन से द्वीप में शरण लेते हैं? फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है क्लाइव को, तो क्लाइव जो था वाटसन से संपर्क करता है। वाटसन जो था मद्रास से नौसेना का बड़ा सा मतलब बेड़ा लेके दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचता है? कोलकाता पहुंचता है। और ऐसे कंडीशन में मतलब क्या होगा? लड़ाई होना मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोलकाता की किलेबंदी, सिक्के ढालना,
बंगाल में मुक्त व्यापार, ये सारे रीजन की वजह से मतलब क्या होता है, सारी चीजें गड़बड़ी होती है और सिराज को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि बीएससीसी के एग्जाम में पूछा था, 1757 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा कि 52 में। भूल जाएंगे? कब हुई थी अलीनगर की संधि? तो 1757 में हुई थी अलीनगर की संधि। ठीक है, 11 बजे तक क्लास को कंटिन्यू रखे, बहुत घिस दूंगा क्लास को, ठीक रहेगा? ठीक है, 11 बजे तक रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 1757 में होता है। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव जो था इसमें षड्यंत्र करने में मतलब क्या होता है, कायम होता है वो, मतलब बहुत सारे जो कि मतलब ब्रिटिश के जो मतलब सिराजुद्दौला के जो विरोधी जो थे उनको मतलब क्या कर लेता है, अपने पक्ष में मिला लेता है। जैसे घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की कौन थी? चाची थी ना, मौसी। थी, मासी मासी थी थी। है। की तो मासी मतलब माँ जैसी थी, लेकिन इसकी करनी जो थी मासी जैसी नहीं थी, अपने बेटा को शासक बनाना चाहती थी, इसीलिए घसीटी बेगम जो था इनके खिलाफ। शौकत जंग, ठीक है, ध्यान में रखें। मीर जाफर, इसका चीफ मिनिस्टर मंत्री था। जगत सिंह वगैरह जो था बैंकर था। अब कोई भी लड़ाई जब होगी तो जब तक बैंकर का सपोर्ट नहीं होगा साहब, लड़ाई नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बैंकर बहुत भूमिका निभाता। अमीर चंद्र भी एक तरह का सेठ था। राय दुर्लभ की बात करेंगे, सिराजुद्दौला इसको अपमानित कर चुका था। ये सारे के सारे सिराजुद्दौला का विरोधी थे, सबको अपने पक्ष में मिला लिया। कौन मिला लिया? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई होती बंगाल में होती, कभी कभी उधर प्लासी जो था, प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा? तो यहाँ पे एक पेड़ होता था पलास का पेड़, ठीक है, पलास का बहुत अधिक पेड़ था, तो पलास से इसका नाम प्लासी पड़ा। पलास का लड़ाई इसको कहते थे, बट ब्रिटिश कांट सेड, वो कह नहीं पाते थे, इसलिए प्लासी को उन्होंने प्लासी बना दिया। ठीक है, कलकत्ता का उन्होंने कोलकाता बना दिया, मतलब बहुत सारे चीजें मतलब उन्होंने परिवर्तन की। तो प्लासी की लड़ाई प्लास की पेड़ की वजह। ठीक है, पूछा जाता है किस नदी के किनारे था? भागीरथी नदी के तट पे आपको प्लासी की लड़ाई आपको देखने को मिलता है। कारण क्या था? ट्रीटी ऑफ अलीनगर को बोला गया, इसका मतलब तोड़ा गया है। 23 जून 1757 में, ठीक है, बंगाल की सेना और ब्रिटिश सेना आमने सामने होती है। बंगाल के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, लेकिन बड़ी संख्या में उसने सेना को लेकर युद्ध भूमि में अलग हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यही सबसे बड़ा हार का कारण भी बनता है। प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध के समय अगर बात करेंगे, ब्रिटिश संस्थापक बनकर निकलता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत बड़ी मतलब क्या होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उपलब्धि मिलती है। इसको बोला स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। किसे कहा गया? कमांडर ऑफ हेवन। किसे? रॉबर्ट क्लाइव। किसने कहा? विलियम पिट। विलियम पिट कौन था? विलियम पिट कौन था? पीएम साहब थे। कहाँ के पीएम साहब थे? ब्रिटिश पीएम साहब थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं, सदंतर कूटनीतिज्ञ का विजय था। बोल सकते भाई साहब, यह अंग्रेजों का सैन्य विजय नहीं था। भारत में अंग्रेजों का प्रथम सैन्य विजय इतिहासकार किसे मानते हैं? तो बक्सर की लड़ाई को मानते हैं, जहां पे उसने तीनों संयुक्त सेना को, जो उस समय भारत की महाशक्ति था, तीनों को एक साथ पराजित किया। जबकि प्लासी की लड़ाई एक तरह का सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीतिज्ञ का विजय था, क्योंकि सिराजुद्दौला को आपने हराया तो, लेकिन किस चीज से हराया? कॉन्स्पिरेसी के तहत मतलब इसको अपने हराया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली मात्र नवाब बन गया। ठीक है, बंगाल में लूट प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने 24 परगना क्षेत्र मिला लिया, जो कि अभी भी क्षेत्र है ये। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व मतलब यहीं से, प्लासी से प्रारंभ होता है। ठीक है, एक किताब भी है प्लासी टू, क्या नाम है किताब का? प्लासी टू, किताब का नाम प्लासी टू, एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है उस किताब, नाम भूल गया। याद नहीं आ रहा, बताऊंगा बाद में। बहुत अच्छी किताब प्लासी, मतलब पूरे तो लड़ाई को कवर किया इसमें। ठीक है, अब हमने बंगाल में क्रांति की शुरुआत होता है 1760 में। ठीक है, क्या था? ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजों ने मीर जाफर को डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में हटा दिया। अब मीर जाफर जब बंगाल का जब शासक बनता है, देखता है भाई साहब ब्रिटिश तो हमको कठपुतली बना के रखा हुआ, बंगाल के खजाना में कुछ नहीं, हम शासक तो नाम मात्र के है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आरोप लगाई जाती है, आप डच के साथ षड्यंत्र करे, तो इससे मीर जाफर को हटा दिया जाता है। अब मीर जाफर के स्थान पे किसे बनाया जाएगा? उसी के दामाद को बनाया जाएगा, इसका नाम था मीर कासिम। जब मीर कासिम जब नवाब बनता है, तो ये अपने आप को चाहता है हम थोड़ा सा सशक्त बन के अंग्रेजों का विरोध करें, तो ये भी नहीं चलकर निकल कर आती है।
बात करेंगे बेंसी टाट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं, क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ, ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। तो बंगाल में जो ब्रिटिश प्रशासन का नींव रखा गया था, बेंसी टाट ने इसे बंगाल में क्रांति कहा, लेकिन ये कहना उचित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार में। बिहार में। किस नदी के किनारे बक्सर? गंगा। गंगा नदी के तट पे। प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई? नदी का नाम भी याद रखे, कुछ भी पूछ सकता है। भागीरथी। भागीरथी नदी किनारे, ठीक है। भागीरथी। EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर की में लड़ाई में नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर सर मुनरो। और इधर हत्तर का जैसे संजीव सेना यूनाइटेड फोर्स का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इधर अवध से कौन थे? सिजाउद्दौला, अवध का नवाब। बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तीनों के संयुक्त सेना को मतलब पराजित कर दिया गया। कारण क्या निकल कर आएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच, बंगाल के नवाब पे दबाव, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से ये लोग मतलब पराजित हुए, ठीक है। अब आपने परिणाम क्या निकल कर आता है? बक्सर की लड़ाई का परिणाम निकल कर इलाहाबाद की संधि होगी। 2 संधि होती। पहली संधि कब होती इलाहाबाद की? 12 अगस्त 16 अगस्त 12 अगस्त 1765 को। दूसरी संधि कब होती है? 16 अगस्त 1765। बिल्कुल, 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है, ठीक है। ध्यान रखें, तो मुगल सम्राट शाह आलम बंगाल के नवाब, ठीक है, नजमुद्दौला के साथ मतलब ये संधि होती है। संधि में कौन कर रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। क्या क्या होता है इस संधि में? मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब से जो संधि जो की जाती है, पहला वाला संधि जो होता है, उस संधि में क्या क्या शर्तें होती है? तो बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाएगी। शाह आलम द्वितीय पेंशन बनेंगे। कितना रुपया पेंशन मिलेंगे? पेंशनर के रूप में कितने पैसे इनको मिलेंगे? 26 लाख रुपया मिलेंगे। काडा और इलाहाबाद का किला जो था सुजाउद्दौला से शाह आलम को दे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करा और इलाहाबाद का किला सुजाउद्दौला से किसे प्राप्त हुआ? शाह आलम को प्राप्त हुआ। अब बंगाल में डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जो कि द्वैध शासन कब से कब तक चलेगा? तो इस समय 65 में शुरुआत होती है। हटा कब दी जाती है? द्वैध शासन कब समाप्त होगा बंगाल में? 82 में ना? नहीं, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में समाप्त हो जाता है, ठीक है। और बात करेंगे, यह अंग्रेजों का वास्तविक विजय था, जबकि भारत में वास्तविक विजय बक्सर की लड़ाई को कहा जाता है, न कि प्लासी की लड़ाई, क्योंकि प्लासी की लड़ाई मुख्यतः किस पे आधारित था? कॉन्स्पिरेसी पे आधारित था, ठीक है, ध्यान में, षड्यंत्रों पे आधारित था। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किस लड़ाई में कर दिया गया? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई। ठीक है। तो कभी पूछेगा भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व को स्थापित किस लड़ाई में, तो खुशी खुशी प्लासी का लड़ाई मत कीजिएगा, ठीक है, बक्सर की लड़ाई करके आइएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त को होती है। किसके साथ होते हैं? अवध का नवाब सिजाउद्दौला, साथ में रॉबर्ट क्लाइव के साथ होता है। अवध के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखा जाएगा। कहाँ पे? अवध के खर्चे पर अंग्रेजी सेना कहाँ रखा जाएगा? अवध में। जो अंग्रेजी सेना जो रखा जाता था किसी भी राज्य में, वहां पे जो उसका नेतृत्व करता था उसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? रेजिडेंट कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आउटरम रिपोर्ट जो निकल कर आता, आउटरम कौन था? वहां का रेजिडेंट था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। चुनार का दुर्ग को आप देखेंगे इतिहास, जब मेडिवल इंडिया जब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत दिन तक चुनार के दुर्ग में किसका? तो इनका कब्जा था। क्या नाम था? शेरे बिहार। क्या नाम इनका? क्या नाम था इनका? भूल गया मैं। 1540 से 1545 तक इनका शासन था। सासाराम से कौन आते थे? शेरशाह सूरी, ठीक है। तो चुनार का दुर्ग पे उनका भी बहुत दूर तक देखा। चुनार बनारस के पास पड़ता है, छोटा सा शहर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, छोटा सा जगह है बस, लेकिन बहुत ही मतलब ये बहुत ही बेहतरीन मतलब किला को काफी मजबूत माना जाता था। चुनार के दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया था। कौन से? इलाहाबाद की द्वितीय संधि में, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बना दिया गया था, क्योंकि मीर जाफर को हटा दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, नजमुद्दौला था। जबकि बक्सर की नवाब, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको याद हो गई। अब देखेंगे रिजल्ट हो गया। अब चले, अब बंगाल में द्वैध शासन की मतलब शुरुआत होती है। तो देखेंगे निजामत प्रशासन जो था नवाब के अधीन में था, ठीक है, और दीवानी जो था कंपनी के अधीन में था। मतलब समझ रहे हैं? पैसा किसके पास? कंपनी के पास। प्रशासन कौन चलाएगा? कंपनी। नवाब। नवाब चलाएगा। भाई साहब, पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रशासन कैसे चलाएंगे?
ठीक है, पैसा इसको लिमिट में पैसा दिए जाते थे इसको प्रशासन चलाने के लिए। बाद में देखा नवाब भाई साहब ये तो चलने वाला नहीं है, तो मतलब निकल लेता है नवाब। तो के पनिक्कर साहब ने, के एम पनिक्कर साहब ने बंगाल में जो द्वैत शासन की शुरुआत जो की गई, इसको डाकुओं का राज का बैंडिट टूल क्या कहा है, बैंडिट टूल कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि हेस्टिंग्स किसे दिया, क्लाइव को दिया गया था कि हेस्टिंग्स को दिया गया था? लाइव क्लाइव को दिया गया था। ये उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी ये उपाधि? विलियम पीट ने उपाधि दी थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, जितने भी नए लोग हैं नीचे एक चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिहार दरोगा बीएसएससी के सेट वहां पे डाल दिए गए 30 सेट, और बाकी सारे पीडीएफ भी आपको वहीं पे आपको मिल जाएंगे। बाकी क्लास के रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह होगा तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा। 70 बीपीएससी के फाउंडेशन बैच ऑलरेडी मतलब चल रही है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ाया जा रहा है। एक बार स्पेक्ट्रम का लक्ष्मीकांत आप मेरे साथ पूरा कवर कीजिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं होगा, 3 से 4 महीना में स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत आप लोग का कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स वगैरह सब कुछ आपको बनवाने का सिखाया जाएगा। ठीक है, बाकी तो अभी पढ़ाने का देख ही रहे तरीका, लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो और भी बहुत ज्यादा आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, 499 का फी है, 18 मंथ के वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक रहेगी जब तक बीपीएससी का 70 बीपीएससी का प्री मेंस नहीं हो जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं से बीपीएससी में आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं वहां पर भी आपके लिए बहुत ही लाभ रहेगा। ऑलरेडी 45 लोग उसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में के एम पनिक्कर ने डाकुओं का राज बैंडिट टूल के उपाधि मतलब इसे दी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बात करें बंगाल की दुर्दशा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्ति कर दी जाती है। ठीक है, एबॉलिश बाय वारेन हेस्टिंग, लेकिन किस एक्ट में होता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी समाप्ति की बात कही होती है, डायरकी का। ठीक है, चलिए अब जल्दी से क्विक रिवीजन पे आते हैं। तो मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार किसने बनाया? पहला प्रश्न यही रहेगा, बताइए। फारुखसियर ने बनाया। ठीक है, किसे मतलब मुगलों का घृणित कायर के नाम से जानते थे? फारुखसियर था। ठीक है, 1717 में, ठीक है, मैग्ना कार्टा की घोषणा किसने की? ठीक है, सुनहरा, जिसको बिल्कुल बिल्कुल इस रॉयल डिक्री के नाम से जानते हैं, फारुखसियर ने किया था। फारुखसियर को मतलब, ठीक है, इसको मतलब एक रॉयल डिक्री जो मिला उसका एक नेतृत्व कर रहा था, उस नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम था सरमन। ठीक है, 3 लोगों का लीड गया था, उसमें से एक सरमन था, एक डॉक्टर था, शायद उसका नाम मिडिल्टन की समथिंग था, जिसने फारुखसियर को बीमारी से ठीक किया था। तो खुश होकर इसने पूरा मतलब दीवानी राइट दे दिए थे बंगाल बिहार सबका। ठीक है, बात करेंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से कहां परिवर्तित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपने राजधानी को कौन लेकर चला गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ले गया था। मीर कासिम मुंगेर में जाएगा तो अपने सेना का सुदृढ़ करने के लिए किस कारखाने की स्थापना ये करेगा? बंदूक कारखाना, अभी भी मुंगेर में बिल्कुल बंदूक बनाना। गिरिया का युद्ध मतलब किसके किसके बीच में हुआ? सरफराज खान और वो है क्या? गिरिया के युद्ध में, नहीं ठीक है, गिरिया के बंगाल में होगा। ठीक है, सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में हुआ। कब हुई थी? 1740 में हुई। ठीक है, इसी के बाद अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में बना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे 1756 में काल कोठारी की घटना, ब्लैक होल की त्रासदी का वर्णन किसने किया है? ऑरवेल ने, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में, अंग्रेजों ने पहली बार 1760 में मीर कासिम को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764 बंगाल में अत्यधिक लूट से परेशान होकर मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों जनरल हेक्टर मुंडे के सेना के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा। पता ही आप लोग को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। साथ में बंगाल का नवाब भी होता है। ठीक है, बंगाल का नवाब भी होता है, नजमुद्दौला। इसी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं ना? बिल्कुल, उसी को इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, हिंदी में बंगाल की सॉरी इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, दूसरा वाला जो था 16 अगस्त को होता है, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। 1765 से लेकर 1772 में बंगाल में द्वैत शासन होता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट में द्वैत शासन को, जिसको डायरकी कहते हैं, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब बात करेंगे पुस्तक की, डायरी। डायरी किसकी पुस्तक थी? किताब का नाम क्या था? डार्की। बहुत सुंदर, वेरी गुड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी का गवर्नर जनरल ना के बंगाल का गवर्नर जनरल इनको कहा जाने लगा था। ठीक है, ध्यान, जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में सारी चीजें सेम टू सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन रीड। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, जैसे आपने बोला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलिए आप चलेंगे यहाँ पे, हम लोग चलते हैं ब्रिटिश शासन की स्थापना, चलते हैं मैसूर में चलते हैं। ठीक है, तो मैसूर में प्रथम आंग्ल मैसूर 68 से लेकर 69, द्वितीय 80 से 84, तृतीय की बात करेंगे 90 से 92, और चौथा वाला 1799। 1799 में टीपू की मृत्यु होती है युद्ध भूमि में। ठीक है, वहां पे वाडियार बंद जो पहले से चल रहा था, वहां का एक बच्चा था 4-5 वर्ष का बच्चा, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था कोई थर्ड था, चिक्का कृष्णदास। क्या नाम था उसका? चिक्का कृष्णराज। कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। हाँ तृतीय। ठीक है, इसको शासक बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे, ये सारी तो बता चुका था मैं। चलिए मैसूर का उदय की बात करेंगे तो 1565 में आपको मैसूर का युद्ध होगा। रीजन क्या था मैसूर का उदय होने का? क्योंकि 1565 में एक युद्ध होती है जिसको तालिकाटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, इसको राक्षसी टंगरी का युद्ध भी बोलते हैं, इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और एक और भी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तालिकोटा, राक्षसी टंगरी, क्रस्ट का युद्ध, एक और भी कुछ नाम है इसका। क्या नाम है इसका? बन्नर घट्टी के युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो 1565 में बहुत ही मजबूत, जब ठीक है विजयनगर साम्राज्य का जब पतन जब हो जाएगा, तो उसी के क्रम में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। देखिए, जब भी कोई बड़ा राज्य समाप्त होगा तो छोटे छोटे राज्य का उदय होना स्वाभाविक है। ठीक है, ध्यान में, जैसे घर में दादाजी के जब मृत्यु हो जाती है तो 4-5 चाचे होते हैं, तो सब धीरे धीरे अपना परिवार बना लेते हैं, क्योंकि गार्जियनशिप की कमी आ जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसे दक्कन गुट के मतलब कुछ राज्य बने, जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, ठीक है, और बीदर। ठीक है, लेकिन बरार जो था तालिकोटा का युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है, बरार तालिकोटा का युद्ध में शामिल नहीं था, बाकी सबके सब शामिल थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का विघटन, छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। मैसूर में वडेयार वंश का मतलब स्वतंत्र शासन मतलब जो था आपको स्थापित होता है। ठीक है, इसकी स्थापना बात करें वडेयार का ना, तो 1399 में हो गया था, लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्थापना की बात करेंगे तो 1399 में, ठीक है, यदुराय वडियार ने इसका नेतृत्व किया था। अंतिम शासक की बात करेंगे तो कृष्णदास द्वितीय जो था अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाम मात्र की शासक की बात करेंगे तो कृष्णदास द्वितीय जो था नाम मात्र का शासक था, लेकिन वास्तविक शक्ति दो व्यक्ति के हाथों में था। एक जो था नंदराज था जो कि वित्त मंत्री था, देवराज जो था सेनापति था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और नंदराज ही जो था जो कि वित्त मंत्री जो था, उसने मतलब हैदर अली को मतलब क्या किया था, जो सेना में एक अधिकारी था, डिंडीगुल में मतलब एक फौजदार नियुक्त किया था 1755 में। ठीक है, नंदराज ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो की बात करेंगे 1755 में इसको मतलब क्या किया, नंदराज जो वित्त मंत्री था हैदर अली को फौजदार नियुक्त किया, लेकिन 1761 में मैसूर का शासक मतलब हैदर अली मतलब क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, बात के हैदर अली जब शासक बनता है तो बहुत सारे नीतियों में सुधार करता है। कौन कौन सी नीतियों में सुधार किया, तो सेना में सुधार करता है, आर्थिक सुधार करता है, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता मतलब मुस्लिम होते हुए भी ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के क्षेत्र में का हिंदुओं को बहुत अधिक मतलब वो करने के काम किया। हालांकि मतलब टीपू पे आरोप, हैदर अली पे भी आरोप लगते रहे, लेकिन इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के क्षेत्र में काम किया। जैसे सेम ये पूछा जाता है से मतलब इनमें से किस मंदिर के हेतु हैदर अली ने दान दिया था, तो ध्यान, चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर हेतु इसने दान दिए। सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु का भी अंकन करवाया। ठीक है, और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते। फ्रांस के साथ इसने अनुकूल संबंध बनाया। फ्रांस के साथ अनुकूल संबंध बनाने का रीजन क्या था, तो सिंपल रीजन है। ठीक है, दोस्त का दोस्त दुश्मन, सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, ब्रिटिश का दुश्मन कौन था, हैदर अली ब्रिटिश के दुश्मन थे, मतलब ब्रिटिश इनके लिए दुश्मन थे, और फ्रांस भी जो था उसके लिए ब्रिटिश दुश्मन था। तो इसने मतलब फ्रांस के साथ बहुत अच्छे अनुकूल संबंध बनाया, लेकिन इनका जो संबंध जो था टीपू के समय जो था काफी मतलब ऊपर चला गया, कि टीपू जो था पत्राचार के माध्यम से नेपोलियन से बात किया करता था। यहां तक कि टीपू ने मतलब नेपोलियन का आमंत्रण भी किया था कि तुम आओ भारत। नेपोलियन पहुंच भी गया था, मिस्र होते हुए भारत आ रहा था, लेकिन मिस्र में जाके बहुत अधिक उलझ जाता है और फ्रांस में व्यवस्था बदल जाती है, इसलिए उसको वापस जाना पड़ता है, नहीं तो टीपू में भी इंडिया पे आक्रमण कर सकता था। ठीक है, सॉरी
क्या नाम, नेपोलियन कर सकता था, ठीक है। ब्रिटिश के आर्थिक हित के साथ मतलब टकराव हुआ रीजन का नाम मलाबार तट को लेकर, क्योंकि मलाबार तट से क्या चीज का व्यापार होती थी, मसाला का व्यापार होता था। इसमें ब्रिटिश चाहते थे मसाला का व्यापार करे, लेकिन हैदर ने मतलब उसको एक अधिकार स्थापित करना चाहा, तो इस वजह से ब्रिटिश के साथ मतलब क्या होता है, इनका टकराव होता है, ठीक है। और क्या था, अंग्रेज का समाजवादी नीति, क्योंकि उत्तर में तो पूरी तरीके से विस्तार कर चुके थे, बंगाल जीत लिया, बंगाल के साथ बिहार उड़ीसा वगैरह सब कुछ जीत ही लिया, तब उनको कहाँ विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देंगे, तो जाहिर सी बात है दक्षिण में देंगे। तो दक्षिण में एक मजबूत राजवंश कौन था, तो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर। अब इसी के साथ ब्रिटिश के साथ इनके हाथ टकराएंगे, जब टकराएंगे तो फिर से मतलब क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी संघर्ष में कितने मैसूर युद्ध हुए, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 4 होते हैं, ठीक है। चारों का समय काल आपको पता, प्रथम कब से कब तक, और इसमें जो ब्रिटिश जो था, ध्यान में रखिएगा, उस समय कोई गवर्नर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि गवर्नर का कॉन्सेप्ट तो आपको देखेंगे 1773 के एक्ट में होता है गवर्नर, लेकिन उसमें वार्डलेस लेता है आंसर, बहुत जगह पे नहीं भी दिया रहता था, तो वार्डलेस याद रखिएगा प्रथम वाला में हुई था। इसमें हैदर जो था विजयी होता है, और साथ में मद्रास की संधि होती है। और ध्यान में रखिएगा, पहला वाला जो संधि जो होती है, भले ही इसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे सारी संधि की जो शर्तें जो थी, ठीक है, हैदर अली ने अपने शर्तों पे करवाई, इसीलिए बोला जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, ब्रिटिश के लिए बहुत ही अपमानजनक था, क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी बहुत ही मतलब बक्सर और मतलब प्लासी जीतकर काफी अधिक मतलब मनोबल उनका ऊंचा था, लेकिन प्रथम वाला में हारना उनके लिए बहुत ही, उनके लिए एक होता है ना रिस्पेक्ट में मतलब चोट पहुंचना, वो जैसा था, ठीक है। 1769 में मद्रास की संधि से, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या है, MMS, मल्टीमीडिया मैथ रीडिंग सर्विस नहीं है ये, ठीक है। M से मद्रास है, M से मैंगलोर है, S से श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। द्वितीय बार 80 से 84 तक होती है हैदर और टीपू, इसी में मतलब टीपू हैदर की मृत्यु हो जाती, कब होती है हैदर की मृत्यु, हैदर की मृत्यु कब होती है, 1782 में, ठीक है, 1782 में। इसीलिए अगर बिल्कुल 82 द राइट आंसर, इसलिए बोलेगा से द्वितीय आंग्ल मैसूर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो 80 से 82 तक बात करेंगे तो हैदर के पास था, 82 से लेकर 84 तक टीपू के पास था, ठीक है। ब्रिटिश कौन होंगे, तो हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन सी संधि होगी, मंगलौर की संधि। कब होती है मंगलौर की संधि, 1784 में होती है, ठीक है। और इसमें ध्यान में रखेंगे, इसमें मतलब विजयी कौन होता है, तो विजयी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ परिणाम वगैरह तो नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा सा टीपू के फेवर में जाता है, ठीक है। तृतीय वाला टीपू के लिए बहुत अधिक मतलब क्या था, अपमानजनक थी, ठीक है, मतलब बहुत ही अपमानजनक थी। इसमें उनके बच्चे वगैरह को कैद कर लिया गया, बहुत अधिक पैसे के भी डिमांड रखे गए थे। 90 से 92 तक चलेगा। लीडर कौन होगा मैसूर का, टीपू। अंग्रेज कौन हो जाएंगे, कॉर्नवालिस साहब, ठीक है। और इसी में कॉर्नवालिस के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कौन से स्टेटमेंट दिया जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि स्टेटमेंट। कॉर्नवालिस कौन सा स्टेटमेंट देता है, दूसरा में, तीसरा में, तो इसमें देता मैंने अपने, ठीक है, मित्रों को बहुत अधिक शक्तिशाली किए बिना ही मतलब क्या किया, तो मतलब मैसूर को पंगु बना दिया, ठीक है। तो इसमें मित्र कौन थे, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश के मित्र कौन थे, तो मराठा, और कौन थे, मुगल, निजाम, ठीक है, कौन थे, मित्र थे। तीनों की संयुक्त सेना ने टीपू के सेना के ऊपर आक्रमण किया, और टीपू बेचारा हार गया, ठीक है। इनके 2 बच्चों को कैद किया गया, और 2 करोड़ रुपए या फिर 4 करोड़, पैसा एक्चुअली में मुझे नहीं आते, बोलेगे जब तक ये नहीं दोगे तब तक तुम्हारे बच्चे जो रहेंगे मेरे कब्जे में रहेंगे। युद्ध हट जाने के रूप में टीपू से बहुत अधिक पैसे की डिमांड की गई, ठीक है। चौथा फिर 1799 में, ठीक है, टीपू इसमें हार जाता है, बेचारा हारता ही नहीं, मारा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे था, क्या था, गवर्नर हो जाएंगे। टीपू की हार की मृत्यु, दक्षिण में अंग्रेज प्रभुत्व मतलब स्वतः ही मतलब क्या होती है, स्थापित हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में अगर चलेंगे तो देखेंगे, ये सारी चीजें बता दिया था, तो कारण इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे द्वितीय वाला में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंगलोर की संधि 84 में हुई थी, मद्रास की संधि का उल्लंघन की वजह से, पहला वाला में मद्रास की संधि होता है ना, तो उसी संधि के उल्लंघन की वजह से मतलब दूसरा वाला युद्ध शुरू हो जाता है। इसी के समय एक रीजन और मद्रास में अमेरिकी क्रांति भी शुरू होती है। अंग्रेज ने माहे बंदरगाह पे हमला किया, माहे हैदर के क्षेत्र में आते थे, इसीलिए युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। बात करेंगे, हैदर अली ने कर्नल बेरी को हरा के अरकाट कर्नाटक पे अधिकार कर लिया। इसी के समय एक युद्ध होता है पोटोनोवा का युद्ध। अब पोटोनोवा के युद्ध
युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और फ्रेंच तो शामिल थे, लेकिन अधिकारी के नाम पूछ देता है तो हैदर और मतलब आयरकुट का नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। पोटोनोवा के युद्ध में कौन था? हैदर और क्या नाम था? आयरकुट, ठीक है, ध्यान रखें। कब होती है पोटोनोवा का युद्ध? 1781। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। तृतीय वाला तो बात करिए, अपमानजनक संधि होती है 1792 में, जिसको कौन सी संधि बोलते हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू की हार होती है, टीपू का फ्रांसीसी संबंध स्थापित हो रहा है, टीपू का त्रावणकोर पे हमला होता है, मंगलोर का संधि का उल्लंघन। देखिए जो भी लड़ाई होगी ना, वो पहले वाला में जो संधि होती है, वो दूसरे वाले में संधि के उल्लंघन की वजह से लड़ाई होती है। कार्नवालिस, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाया, मैंने अपने शत्रु का पंगु बना दिया। ये स्टेटमेंट मैं पहले आपको बता चुका हूं। कार्नवालिस का स्टेटमेंट था, किसके संदर्भ में दिया गया तो वो भी बता चुका हूं, मराठा और निजाम के संदर्भ में ये दिया गया था, क्योंकि इस युद्ध में मराठा और निजाम शक्तिशाली नहीं हुए, लेकिन इनके जो मित्र जो थे, सॉरी इनके जो मतलब शत्रु जो थे, बहुत ही बुरी तरीके से पंगु बन चुके थे। तृतीय वाला 1799 में वेलेजली, टीपू की हार, मृत्यु, दक्षिण में अंग्रेज प्रभुत्व, सहायक संधि नहीं होती है, मराठा निजाम से षड्यंत्र का आरोप लगा था, फ्रांस और नेपोलियन की भी ये हार थी एक तरह से देखा जाए। ध्यान रखिएगा, बेलेजली को एक उपाधि थी, उसको मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी बेलेजली को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बेलेजली ने एक स्टेटमेंट दिया था, पूरब की राज अब हमारे कदमों में है, ठीक है, रजनीगंधा का ऐड नहीं, एक्चुअली में ये बोला था, ठीक है। अब पूरब का राज्य जो है हमारे कदमों में, किसका स्टेटमेंट था? तो ये बेलेजली का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो बेलेजली का स्टेटमेंट बता दिया, कार्नवालिस का स्टेटमेंट बना दिया। एग्जाम में पूछे जाते रहे प्रश्न, कई बार पूछे जाए तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं हैदर अली की नीति के ऊपर बात करेंगे। तो डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना कब की थी? बताइए तो जरा तारीख। ये तारीख नहीं बताएंगे आप लोग भी, कब किया था? अरे अभी तो बताया। 1755। तो इतनी धीमी आवाज क्या आ रही है? ठीक है, 1755 में, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करेंगे तो टीपू जो था धार्मिक भेदभाव नहीं करता था। रीजन कैसे बता सकेंगे? तो इसके समय अधिकतम मंत्री जो थे सैनिक, और सैनिक जो थे हिंदू थे। चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर हेतु दान दिया, सिक्कों पर शिव और पार्वती विष्णु का अंकन करवाया। सुधार में बात करेंगे, ऋण अवस्था में सुधार करता, कृषक के लिए इन्होंने सुधार किया, मध्यस्थों का अंत कर दिया, मतलब बिचौलिया जो था, आर्बिट्रेटर जिसको कहता था, उसको अंत कर दिया, ठीक है। फ्रांस और तुर्की से सहायता, फ्रांस से इन्हें सहायता प्राप्त की, तुर्की से भी सहायता प्राप्त करके आधुनिक उद्योगों की स्थापना की, और अपने सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। एक फ्रांसीसी व्यक्ति का नाम नहीं याद है, लेकिन उसको नियुक्त किया था ताकि अपने सैन्य व्यवस्था को सुधार कर सके। मतलब फ्रांसीसी व्यक्ति को नियुक्त किया था, एक अधिकारी था फ्रांसीसी से न, उसको नियुक्त किया गया ताकि अपने सैनिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके, ठीक है। विदेश नीति में बात करेंगे तो फ्रांस से बेहतर समय थे अंग्रेजों के प्रतिकूल। अब टीपू की नीतियां लेकर आता है। टीपू का 3 तरह की नीतियां देखने को मिली, इकोनॉमिक्स था, सैनिक सुधार था, डिप्लोमेसी था और अदर था, ठीक है। तो क्या क्या था टीपू की नीतियां में? तो कैलेंडर, सिक्के और माप तौल की कृषि में सुधार किए, व्यापार सुगमता, राजस्व में सुधार किए, जागीर प्रथा का उन्मूलन कर दिया, बहुत सुंदर। और सामंत, दक्षिण भारत में जाएंगे ना तो वहां पे जमींदारों का, उसको पालीगर कहा जाता है, ठीक है। तो सामंतों और पालीगरों को शक्तियों को सीमित कर दिया। तृतीय युद्ध के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध में काफी अधिक खर्च होता है, उसको पूरा करना था। सैनिक का आधुनिकीकरण किया, शस्त्रागार, आर्मोरी का स्थापना करवाया। कूटनीतिक नीतियां में देखेंगे, फ्रांस, तुर्की और अफगान से संबंध स्थापित के, दूत मंडल भेजा था। पूछेगा टीपू ने अपने दूत मंडल कहाँ भेजे थे, तो सीधे फ्रांस मत लगा दिया, तुर्की भी भेजे थे और साथ में अफगान भी भेजे। क्यों भेजे थे? क्योंकि तीनों का तीनों राज्य जो थे ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु राज्य थे, तो तीनों राज्यों से इसने अपना मित्रवत अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। फ्रांस से इनके संबंध बहुत ही अच्छे हो गए थे, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता के लिए ये भी जाने जाते हैं कि चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर को इनके पिताजी ने ऋण दिया, तो इन्होंने श्रृंगेरी मंदिर और देवी शारदा मूर्ति की स्थापना करवाई। श्रृंगेरी मंदिर को दान किसने दिया? टीपू ने दिया, ठीक है। चामुंडेश्वरी मंदिर को दान किसने दिया? हैदर ने दिया। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वेश, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्री को किसने स्थापना किया? 1794 में फ्रेंच की सहायता से इन्होंने स्थापित किया। और सबसे ज्यादा टीपू से कौन डरते थे? ब्रिटिश डरते थे। क्यों डरते थे? रीजन क्या था? क्योंकि चाहते थे, फ्रेंच से इनके संबंध स्थापित हो गए थे, और टीपू जो था ब्रिटिश सोचा भाई साहब बांडी बस के लड़ाई में तो बड़ी मुश्किल से फ्रेंच को हराए थे, वापस चला गया, टीपू कहीं फिर से तो नहीं बुला लेगा, ठीक है। इस वजह से ब्रिटिश के बहुत बड़े शत्रु जो थे टीपू सुल्तान बन चुके थे, ठीक है। अब चलिए रिवीजन करते हैं। कालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। राक्षसी टंगरी का युद्ध कब हुआ? 1565 में। वेरी गुड, ठीक है।
बात करेंगे हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 टीपू मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार कब खोला? 1755 1755 में। वेरी गुड। ठीक है, नंदराज के द्वारा स्थापित किया गया था डिंडीगुल। चलिए, बात करें प्रथम मंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 67 से 69। बहुत सुनो, मद्रास की संधि के साथ प्रथम मंगल मैसूर युद्ध का अंत कब हुआ? 1769 1700 में। में। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 80 से 84। पोर्टोनोवा का युद्ध कब से कब तक? पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? 1781 में। किसके किसके मध्य में हुआ पोर्टोनोवा का युद्ध? हैदर अली और आयरकुट के बीच बहुत सुंदर। हैदर अली और मंगलोर की संधि कब होती है? 1784 1784 में। बहुत। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 90 से लेके 92 तक। ठीक है, 92 तक। टीपू सुल्तान एवं श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1799। बिल्कुल ठीक है। और इस युद्ध को वो क्या था? लॉर्ड बैलेंसर। ठीक है, लॉर्ड बैलेंसर की उपाधि दी मिली थी, मतलब लॉर्ड बैलेंसर मारपीट, मतलब लिखो मारपीट की उपाधि, लॉर्ड बैलेंसर की उपाधि दिया गया था इस युद्ध का। ठीक है, विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वह कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। अव्यवस्था के आधार पे मैसूर और कुर्ग एवं कछार को मतलब मिला लिया गया। ठीक है, हालांकि ये लोग तो इनके अलायंस के ही हिस्सा थे। ठीक है, रहने दें कि मराठा भी पढ़ा दें? रहने दीजिए। हम्म, रहने टाइम है तो दीजिए। पढ़ाइए सर, एग्जाम है। हाँ मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, और ये क्या? घंटा और दे दीजिए सर। बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ना है तो पेड ग्रुप में जिनको ज्वाइंट होना है, इन्फॉर्मेशन डाली गई होगी, जुड़ जाइएगा। चैनल का लिंक डाला हुआ है, उनको भी आप लोग चाहे तो उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहीं पे सारी अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेगी। पीडीएफ ऑलरेडी पेड ग्रुप में डाला जा चुका है, अगर आप है तो आपको मिल गया होगा। ठीक है, कल ही डाला गया था। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे मराठा के साथ ब्रिटिश के मतलब फिर से संबंध खराब हो जाते हैं। कैसे कैसे खराब होते हैं? तो सबसे पहले प्रथम अंगल मराठा 75 से लेके 82 तक चलेगा। द्वितीय वाला 1803 से 1805 तक चलेगा। तृतीय वाला 1817 से 1819 तक चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे, हाँ अब मराठा शक्ति मतलब मराठा पावर किस तरीके से बनती है उसके बारे में चीजें निकल कर आती है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी। यहाँ पे देखिए, संस्थापक मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन? छत्रपति शिवाजी। उनके बाद संभाजी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजा राम और ताराबाई। ठीक है, राजा राम ताराबाई का नाम याद रखेगा, संभाजी के पुत्र थे, पत्नी का नाम ताराबाई था। शिवाजी द्वितीय, दो पुत्र थे संभाजी के, एक राजा राम थे, एक जो थी शिवाजी द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उनके बाद साहू निकल कर आएंगे जो कि जेल में थे। किसके जेल में थे? क्या नाम है इसका? मुगलों के जेल में थे। उसके राजा राम द्वितीय थे। ये सारी चीजें निकल कर आती है, ये मतलब मुख्यतः शिवाजी के मतलब वंशज थे, लेकिन शिवाजी के वंशज जो था मराठा साम्राज्य को नहीं चला पाता है। ये मुख्यतः चला जाएगा पेशवा के अधीन, चला जाएगा राजा राम के बाद। राजा राम के बाद पेशवा के अधीन, पेशवा बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अब प्रथम जो पेशवा जो आपको बनते हैं उनका नाम क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बनते हैं, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बनेंगे बाजीराव प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। मात्र कम, बहुत ही कम साल के लिए इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनी। कौन सी फिल्म बनी है? बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये 20 से लेकर 40 तक मतलब क्या थे? शासक थे। अपने जीवन में 17-18 युद्ध लड़ा था, कोई भी युद्ध इसने हारा नहीं था। ठीक है, आप लोगों ने मूवी में देखा भी होगा। ठीक है, द्वितीय पेशवा की बात करेंगे, उसके बाद इन्हीं का मतलब पुत्र जो था बालाजी बाजीराव नाना साहेब बनते हैं। उसके बाद बनेंगे माधव राव बनेंगे, उसके नारायण राव बने गदाधर नारायण राव। ठीक है, उसके बाद माधव राव नारायण द्वितीय बनेंगे। अंतिम पेशवा की बात करें बाजीराव द्वितीय, तो अंतिम पेशवी थे। इसी को भेज दिया जाएगा कहाँ? भेजा? कानपुर के पास बेठूर में भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? निर्वासित जीवन जीने के लिए कानपुर के बेठूर में भेज दिया जाएगा। और इसी पेशवा का मतलब जो दत्तक पुत्र जो था, किसका नाम था? नाना साहब। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति में आपको दिखेंगे। इसी पेशवा का पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ पुत्र था।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र था, जो कि मतलब 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का मतलब विरोध करते, रीजन क्या था, इनकी पेंशन रोक दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे तो इनके बात करेंगे संभाजी, और यहाँ पे देखेंगे संभाजी, ठीक है, उनके बाद राजा राम, ठीक है, दो पुत्र। बात करेंगे इनके बाद राजा राम की बात करें, पत्नी जो थी ताराबाई थी, राजा राम की पत्नी थी, उनसे मतलब ये पूरा उनका फैमिली फिगर दिया हुआ, इस पे क्या ही बात करूं। ठीक है, पेशवा का उदय जो होता है, शिवाजी का पुत्र संभाजी, संभाजी का पुत्र शाहू, औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, 1707 में एक लड़ाई होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब शाहू को मतलब रिहा कर दिया जाता है। एक खेरा का युद्ध होता है, 1707 में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में खेरा का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शाहू और ताराबाई के मध्य मतलब क्या होता है, कौन सा युद्ध होता है, खेरा का युद्ध होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और खेरा के युद्ध में शाहू का सहायता कौन करता है, ताराबाई के छत्रपति, ध्यान में रखेंगे, छत्रपति की सहायता से पेशवा का पद जो था वंशागुनत मतलब बन जाता है। ठीक है, पेशवा का पद क्या होता है, वंशागुनत। पहला पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ, कौन बने थे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो शाहू की सहायता करते ताराबाई के विरुद्ध, मतलब शाहू की सहायता कौन करते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ करते हैं। शाहू ने, ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी बालाजी विश्वनाथ को, सेना करते की उपाधि नामक पद पे नियुक्त किया था। ठीक है, ये बहुत ही मतलब अत्यंत प्रभावशाली थे, एक्सट्रीमली टैलेंटेड व्यक्ति थे ये। ठीक है, मथा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक किस मान थे, प्रथम संस्थापक तो आप जान ही गए कौन थे, शिवाजी। द्वितीय संस्थापक के रूप में किनको जाना जाता था, बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जुल्फिकार खान दक्कन में चौथा सरमुखी वसूला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1719 में सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है, सैयद बंधुओं को क्या बोला जाता है, किंग्स मेकर कहते हैं ना, ध्यान में रखेंगे। तो सैयद बंधुओं से संधि की, इसको मैग्ना कार्टा, ट्रीटी ऑफ द सैयद ब्रदर्स रिचर्ड मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो सैयद बंधुओं से जो संधि जो की थी बालाजी विश्वनाथ ने, किसके बिहाफ पे, तो सैयद बंधु किसके बिहाफ पे नेतृत्व कर रहे थे, फारुखसियर को नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, फारुखसियर कौन था, उसमें मुगल शासक थे, तो सैयद बंधु फारुखसियर के बिहाफ पे संधि करने आए थे। और इसको मतलब इस संधि को मैग्ना कार्टा की उपाधि किसने की थी, रिचर्ड टेम्पल ने। लेकिन इस संधि को तो फारुखसियर ने भेजा था करने के लिए, लेकिन इस संधि में फारुखसियर को ही निपटा दिया गया। ठीक है, और इस संधि के तहत फारुखसियर को सत्ता से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सैयद बंधु और मतलब बालाजी विश्वनाथ के बीच में जो संधि जो हुई थी, संधि को मैग्ना कार्टा की उपाधि किसने दिया था, तो रिचर्ड टेम्पल ने। किसने दिया था, तो रिचर्ड टेम्पल ने इसको मैग्ना कार्टा की उपाधि दी है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे बाजीराव प्रथम की, बात करेंगे सैनिक क्षमता का विस्तार होता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के जनक इन्हें माना, गुरिल्ला युद्ध के जनक अगर बात करें शिवाजी थे। ठीक है, लेकिन बात करेंगे मुख्यतः शिवाजी के युद्ध के बाद गुरिल्ला युद्ध का व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था, बाजीराव प्रथम ने किया। ठीक है, और बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता देने गया। ठीक है, बुंदेलखंड के शासक का नाम क्या, छत्रसाल को सहायता देने जाते हैं, और उनकी पुत्री का नाम क्या था, मस्तानी, जिनके प्रेम में ये पड़ जाते हैं। तो एक महिला के साथ प्रेम की वजह से काफी अधिक मतलब क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं। महिला का नाम क्या, मस्तानी, और इसी के नाम पे भंसाली ने फिल्म बना दिया जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुगल साम्राज्य को हराएंगे किस तरीके से, इसलिए पहला ही सीन आप देखेंगे तो बोला जाता है सिर्फ वृक्ष के तने पे प्रहार नहीं करना है, वृक्ष के मतलब जड़ पे प्रहार करना है, वृक्ष स्वतः ही गिर जाएगी। और तीर वाला जो सीन जो था वही पुराना खोखला वृक्ष, जो मतलब ये जो मुगल साम्राज्य पुराना खोखला वृक्ष बन चुका है, इसको तने पे प्रभाव नहीं करना है, इसको जड़ पे मतलब क्या करना है, प्रभाव करना है। आप पूरी तरीके से वृक्ष को मतलब गिरा देना। एक कथन किसका था, रणवीर सिंह का नहीं है। ठीक है, बाजीराव प्रथम का कथन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब बात करेंगे दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में इसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और 1739 में दिल्ली पे किसका आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था। ठीक है, अटक से कृष्णा तक। ठीक है, अटक से लेके कृष्णा तक मतलब इन्होंने अपने क्या किया, अटक ओडिशा में पड़ता है, अटक अटक बिल्कुल ठीक है, तो उधर पड़ता, उधर से लेकर कृष्णा नदी के तट तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, पालीखेरा का युद्ध भी हुआ, किसके बीच में हुआ, तो पालीखेरा का युद्ध की बात करेंगे तो बैटल ऑफ पालीखेरा हैदराबाद निजाम के विरुद्ध मतलब होता है। ठीक है, अब इसी में मतलब मुंशी सिंह गांव की संधि होती है पालीखेरा के युद्ध के बाद, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी काल में गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर परिवारों की मुख्यता हासिल की। तो गायकवाड़ कहाँ पे रूल करता था, बड़ौदा में रूल करता था। होलकर कहाँ पे था, तो होलकर आपका इंदौर में था। सिंधिया कहाँ पे था, ग्वालियर में था। अब भोसले कहाँ पे था, नागपुर में था। ठीक है,
अब इसी के समय में क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन कहते थे, ईरान का नेपोलियन कहते थे। कहाँ का नेपोलियन कहते थे, ईरान का नेपोलियन कहते थे, ठीक है। करनाल का युद्ध की बात करेंगे, वही 1739 में करनाल का युद्ध होता है, ठीक है। नादिर शाह की बात करेंगे, जिस समय नादिर शाह का दिल्ली पे आक्रमण होता है, उस समय मतलब बात करेंगे तो भारत में मुगल बादशाह कौन होते हैं, मोहम्मद शाह, जिसको कौन सी उपाधि मिलती है, रंगीला बादशाह की उपाधि के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे, जब भारत आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, बहुत कुछ लेके जाता है, तख्ते या ताउस लेकर जाता है, कोहनूर हीरा भी उठा के ले जाता है, 70 करोड़ की संपत्ति भी इसको हाथ लग देखिए, ये रहा हमारी तख्ते हाउस, ये रहा हमारा कोहनूर हीरा, ठीक है, सबको वापस लेकर चला जाता है, ठीक है। जूम करके आप देखेंगे तख्ते ताउस का कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है, यही आपका तख्ते ताउस है, ठीक है। शाहजहां ने बनाया था। बिल्कुल, शाहजहां ने बनाया था। तो अब हमें ये भी बताया इसका इसका आर्किटेक्चर कौन था, शाहजहां ने बना, आर्किटेक्चर कौन था इसका, बताओ। ये बेबादल खां, बेबादल बिल्कुल, बेबादल खान जो था आर्किटेक्चर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बाजीराव, बालाजी बाजीराव नाना साहब, जिनको बोलते हैं। शाहू की मृत्यु हो गई रहती है, राजा राम द्वितीय नए छत्रपति बनते हैं। देखिए, छत्रपति अलग होंगे, पेशवा अलग होंगे। छत्रपति राजा तो पेशवा कौन, तो पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राजा राम द्वितीय जो थे नए छत्रपति बनते हैं। इसके समय संगोला की संधि होती, कब होती है, ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 में। संगोला की संधि के बाद पेशवा का पद जो था बहुत बड़ा बन जाता, छत्रपति का पद जो था नाम मात्र का रह जाता, ठीक है। तो पेशवा को संपूर्ण अधिकार मिल गए थे संगोला की संधि में, पूना को राजधानी बनाया गया, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। और ये युद्ध जो होता है अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का जो शासक जो था, उसके मध्य और मराठा के बीच में होते, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली के नाम पे फिल्म देखा होगा आपने, पानीपत, क्या नाम है फिल्म का, ठीक है। इसमें संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का रोल किया है। अब सदाशिव राव का भाव का जो नेतृत्व जो किया, किसने किया, किसने किया, क्या नाम है इसका, अर्जुन कपूर ने किया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करेंगे, उस समय जो शासक जो था, कौन था शासक, ब्रिटिश पेशवा कौन था, तो पेशवा का पुत्र जो था, जिसका नाम था विश्वास राव, 14-15 साल का बच्चा था, उसी के हाथ में उसी को सेनापति बनाया गया था। लेकिन वास्तविक सेनापति की बात करेंगे, सदाशिव राव जो था, जो कि मतलब छत्रपति का मतलब कौन था, कजन ब्रदर था, ठीक है, चचेरा भाई हुआ करता था, विश्वास राव उनका बेटा था। दोनों को दोनों मारे गए, ठीक है। और तोपखाना का नेतृत्व, मराठा तोपखाना का नेतृत्व कौन कर रहा, इब्राहिम गर्दी कर रहा था, ठीक है। क्या कारण था, रीजन क्या रहा पानीपत का तृतीय युद्ध का, तो अब्दाली ने अपने वायसराय तैमूर शाह की मराठों द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लाहौर से निष्कासन का बदला लिया। मराठा ने तैमूर शाह को मतलब क्या निष्कासन कर दिया था, जो कि अब्दाली का मतलब क्या था, अब्दाली का वायसराय था, ये रीजन था। पंडित काशीराज ने, ठीक है, पंडित काशीराज एक ऐसा व्यक्ति थे जिसने मराठों के हेतु प्रलयकारी चीजों को मतलब देखा, ठीक है, मतलब किस तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, उसको आंखों देखा हाल किसने सुना, जिसे बोलते हैं ना 1857 का आंखों देखा हाल किसने सुनाया, तो क्या नाम था उनका, मिर्जा गालिब। पंडित काशीराज। उसी तरह से बात करेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध का मतलब आंखों देखा हाल सुनाने वाले कौन थे, पंडित काशीराज। उसने कहा था से 2 मोती गायब हो गए, दो हीरे गायब हो गए, कुछ सोना चांदी करके ऐसा करके कुछ बताया था, पंडित काशीराज का स्टेटमेंट है, ठीक है। पराजय के कारण क्या था, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं, आपसी मतभेद, चौथा सदेशमुखी। मराठा का अपने क्षेत्रीय शक्तियों के साथ बहुत ही संबंध खराब थे, और ये चौथा सदेशमुखी वसूलते थे, और आपसी मतभेद थे, इसीलिए इनको लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसी वजह से मतलब मराठे जो थे इस युद्ध में पराजित हो गए। भारत का शासक, ध्यान में रखें, इस युद्ध में क्या तय हुआ, सब भारत का शासक कौन होगा, नहीं, इस युद्ध में ये तय हुआ सब भारत के शासक कौन नहीं होगा, डेट मराठा भारत के शासक नहीं बन सके, इस युद्ध में तय कर दिया, ठीक है। और नाना साहब की मृत्यु जो होती है 1761 में ही हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है, पानीपत तक रहने देते हैं, पानीपत से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्लासेस जो है आपकी 1.5